और शराबबंदी लागू भी नहीं है। हर घर में शराब अवेलेबल भी है, जिसको भी चाहिए उसको मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रही है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना नीतीश कुमार की सबसे बड़ी नाकामी है। मूर्ख है, उसको समझ नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है, या फिर सिरे से सबको मूर्ख बना रहा है। जब लालू जी का 15 साल का शासनकाल बीत गया, 17 साल से नीतीश जी का शासनकाल हम लोगों ने देख लिया, तो 32-33 साल के लालू नीतीश शासन के बाद भी बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है और सबसे निचले पायदान पर है। क्योंकि बिहार के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, बिहार के लोगों में कुछ कमी नहीं है, यहाँ की व्यवस्था ने लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है। बिहार में जनता आपको चुनती है, लाती है, मुख्यमंत्री तक पहुँचाती है, सबसे पहला प्राथमिकता आपका क्या रहेगा बिहार में बदलाव का? लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर रोजगार के ऐसे अवसर हों ताकि उनके घर परिवार के लोगों को बिहार छोड़कर, अपना गांव देहात परिवार छोड़कर कहीं बाहर जाकर मजदूरी न करना पड़े। लोग ये चाहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार कम हो। लोग ये चाहते हैं कि यहाँ अफसरशाही का दबदबा कम हो। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत किशोर जी, जो कि जन सुराज अभियान चला रहे हैं चंपारण में और बिहार में लगातार चलाते रहेंगे। आइए सर से खास बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, चंपारण के धरती पर आपने पद यात्रा शुरू किए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? पदयात्रा का जो उद्देश्य है वो तो सामने हर जगह लिखा हुआ है, सबको बता रहे हैं। पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि बिहार में जो यहाँ बदहाली है, यहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है, जो पिछड़ापन है, उसको सुधारने के लिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें बिहार के लोग एक साथ आकर, बिहार के सब सही लोग एक साथ आकर एक दल, एक मंच का निर्माण करें और सब लोग एक साथ मिलकर ही प्रयास करें ताकि बिहार की स्थिति को बेहतर किया जा सके। आने वाले समय में बिहार के बच्चों के लिए अच्छा बिहार बनाया जा सके, एक ऐसा बिहार बनाया जा सके जहां लोगों के पास शिक्षा हो, जहां लोगों के पास अस्पताल चिकित्सा की सुविधा हो, जहां लोगों के पास रोजगार हो, जहां लोगों के पास आर्थिक बदहाली से दो चार न होना पड़े। इन सारी चीज़ों में बिहार की ओवरऑल स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि एक नई राजनीतिक व्यवस्था बने। उस व्यवस्था को बनाने की दिशा में इस पदयात्रा को किया जा रहा है। सर, बिहार नंबर 1 कब होगा और कैसे होगा? बिहार नंबर 1 कब होगा ये तो बता पाना बड़ा मुश्किल है। अभी तो ये हम आपको बता सकते हैं कि बिहार 28वें नंबर पर है। आज से 30 साल 40 साल पहले भी 28वें नंबर पे था, मतलब देश में सबसे निचले स्थान पर था। और आज जब लालू जी का 15 साल का शासनकाल बीत गया, 17 साल से नीतीश जी का शासनकाल हम लोगों ने देख लिया, तो 32-33 साल के लालू नीतीश शासन के बाद भी बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है और सबसे निचले पायदान पर है, ये बताया जा सकता है। नंबर 1 कब बनेगा ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप इतने पीछे छूट गए हैं तो एकाएक तो आप नंबर 1 नहीं बन सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आने वाले 10-15 साल में विकास को विकसित राज्यों की श्रेणी में या टॉप 10 राज्यों में शामिल करने के लिए एक सोची समझी रणनीति और ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रयास किया जाए, एक ईमानदार प्रयास किया जाए, सब लोग उसमें लगें, एक व्यवस्था बने, तो ही शायद बिहार को इसके पोटेंशियल के अनुसार वहाँ पर पहुँचाया जा सकता है। बिहार के लोगों की जो ताकत है उसका सही सदुपयोग हो सकता है। यहाँ पर बिहार में शराब बंद है, लेकिन हर जिला में शराब मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। इसमें आपको क्या लगता है, शराब बंद है, शराब से खुश हैं आप? नहीं, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि शराबबंदी के बिल्कुल मैं विरोध में हूँ। शराबबंदी लागू अगर हो जाए तो उसके कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, उस पर बहस हो सकता है कि उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। लेकिन शराबबंदी तो जब लागू ही नहीं है और जिस तरह से बिहार में शराबबंदी के नाम पर एक शराब माफिया का जन्म हो गया, जो सरकार का हज़ारों करोड़ का, बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए हज़ारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, और शराबबंदी लागू भी नहीं है। हर घर में शराब अवेलेबल भी है, जिसको भी चाहिए उसको मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रही है। यहाँ पर बिहार का विकास हो नहीं रहा है और प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखा जा रहा है। नहीं, देखिए, ख्वाब तो मान लीजिए कि लोकतंत्र है देश में, तो हर व्यक्ति सोच सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। कौन प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कौन ख्वाब देखता है, उससे हमें क्या दिक्कत है। बिहार का कोई आदमी प्रधानमंत्री बने तो ये तो गौरव की बात है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि बिहार में विकास होना चाहिए, बाकी कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और बिहार में यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है और उसके बाद तेजस्वी यादव जी हैं,
वो कह रहे हैं कि बिहार में विकास का रफ्तार होगा, आपको क्या लगता है? अब उन पर क्या कमेंट करें, मतलब उनकी माँ बाबूजी की यहाँ पर सरकार रही है 15 साल तक, और उस कालखंड को लोगों ने जंगल राज बताया। उस कालखंड में 15 साल में बिहार में विकास को लेकर क्या स्थिति थी, अपराध को लेकर क्या स्थिति थी, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। अब वो अगर विकास की बात करेंगे, सुशासन की बात करेंगे, तो ये तो हास्यास्पद ही लगता है। बाकी जो जिनको मानना है वो मान सकते हैं, लेकिन आरजेडी की जो सरकार यहाँ पर चली 15 साल तक, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका जो अनुभव लोगों को है, वो तो बहुत बुरा रहा है। सर, आप पद यात्रा कर रहे हैं, आपको कितना कठिनाई हो रहा है लोगों तक जाने में, और आप डेली कितना चल दे रहे हैं? लोगों तक जाने में कठिनाई का तो कठिनाई तो कुछ नहीं है। आप सुबह से शाम तक हम लोग चलते हैं, 15 से 25 किलोमीटर के बीच में, डिपेंड करता है। किसी दिन 16-17 किलोमीटर भी चलते हैं, किसी दिन 22-23 किलोमीटर भी चलते हैं। और कोई कठिनाई तो ऐसा सच है नहीं, स्वाभाविक है। अब 10, 12, 15, 20 किलोमीटर अगर डेली चलिएगा तो शारीरिक थकान हो सकती है, धूल है, गर्दा, मतलब काफ़ी कठिनाई होता है। अब धूल है, मिट्टी है, धूप है, चलने में अगर 20 किलोमीटर डेली अगर आपको चलना है तो तकलीफ हो सकती है, शारीरिक तकलीफ हो सकती है, बाकी और कोई तकलीफ तो है नहीं। जब आप जनता से जाकर मिलते हैं तो जनता का अधिकतर समस्या क्या है? भाई, जनता की समस्या वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो यहाँ गरीबी है, लोग उससे परेशान हैं। लोगों को रोज़गार नहीं है, लोग उससे परेशान हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो। लोग ये चाहते हैं कि उनके इलाके में अच्छे अस्पताल हों, ताकि अगर उनके घर में कोई बीमार पड़ता है, उनका परिजन कोई बीमार पड़ता है, तो दवा डॉक्टर का उपाय हो। लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर रोज़गार के ऐसे अवसर हों ताकि उनके घर परिवार के लोगों को बिहार छोड़कर, अपना गांव देहात परिवार छोड़कर कहीं बाहर जाकर मजदूरी न करना पड़े। लोग ये चाहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार कम हो। लोग ये चाहते हैं कि यहाँ अफसरशाही का दबदबा कम हो। लोगों की जो इच्छा, आशा, अपेक्षा है, वो तो स्वाभाविक तौर पर विकास से जुड़ा हुआ है, उनकी अपनी स्थिति से जुड़ी हुई है। लोगों को जो कठिनाई है, लोग उससे पार पाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उस कठिनाई से बाहर निकलें। बिहार में जनता आपको चुनती है, लाती है, मुख्यमंत्री तक पहुंचाती है। सबसे पहला प्राथमिकता आपका क्या रहेगा बिहार में बदलाव का? भैया, जब हम दल बनाए नहीं हैं, हम उस दल के नेता नहीं हैं, तो ये तो बहुत लंबी चौड़ी आपने बात आगे की कर दी। लेकिन जनसुराज, अगर जो ये अभियान है, इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं या जुड़ रहे हैं, वो सब मिलकर कोई दल बनाते हैं, तो वो लोग मिलकर तय करेंगे कि उस दल की आगे भूमिका क्या होगी। लोगों का मैंडेट, अगर लोग उस अभियान को, उस दल को अपना समर्थन देते हैं, तो लोग ही तय करेंगे कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है। जनसुराज का अभियान के तहत ये जो पहला संकल्प है कि अगर जनसुराज के बैनर के तहत कोई सरकार बनती है, कोई अवसर आता है, तो पहला संकल्प, पहली प्राथमिकता ये है कि लोगों के लिए रोज़गार की व्यवस्था हो, ताकि 10,000, 15,000 रुपये के लिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को यहाँ से अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे स्टेट में न जाना पड़े। वो अपने परिवार के साथ रह के अपने गाँव, प्रखंड, जिले में कुछ अपने लिए 10,000, 15,000, 20,000 का रोज़गार उसको मिले। इसके साथ ही जो बच्चे, जो लोग भी यहाँ से बिहार से बाहर चले गए हैं, उनको वापस लाकर उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था करना, ये जनसुराज अभियान का पहला संकल्प है। बिहार में हम दो हमारे दो लागू होना चाहिए कि नहीं? आपका सवाल जनसंख्या को लेकर है? जी बिल्कुल। ये तो देश में परिवार नियोजन, मतलब फैमिली प्लानिंग की का जो प्रोग्राम है, उसको ईमानदारी से, एफिशिएंटली बिहार में लागू किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ जनसंख्या का जो कंट्रोल है वो उसको किया जा सके। हम लोग जो आंकड़े देख पा रहे हैं, उसमें ये स्पष्ट है कि साउथ के और वेस्ट के, इंडिया में जो दक्षिण और पश्चिम के राज्य हैं, उन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि का जो दर है वो करीब करीब काबू में आ गया है। बिहार जैसे राज्य में गरीबी की वजह से, अशिक्षा की वजह से, फैमिली प्लानिंग में कमी की वजह से, सरकार के प्रयासों में कमी की वजह से उस पर उस तरह की प्रगति नहीं देखी गई है, जिसका खामियाजा ये है
कि जनसंख्या वृद्धि के मामले में बिहार जैसे अन्य दूसरे विकास के मानकों में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, उसी तरीके से जनसंख्या को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। तो उसमें बेहतरी की संभावना भी है और ज़रूरत भी है। बिहार में कोई भी एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है, और जो गरीब छात्र मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, उनका रिजल्ट नहीं आता है। और इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? भाई, किसी व्यक्ति को दोषी मानना, तो बिहार की जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। नीतीश कुमार के 17 साल के शासनकाल का ये सबसे बड़ा और सब काला अध्याय है कि एक शिक्षित व्यक्ति के मुख्यमंत्री के रहते हुए बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना नीतीश कुमार की सबसे बड़ी नाकामी है। ऐसा इसलिए है कि मान लीजिए कि सड़क आज खराब है, कल एक अच्छी सरकार अगर बन जाए तो सड़क तो बन जाएगा, लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था अगर ध्वस्त हो गई जैसा बिहार में हुआ है, तो पूरा का पूरा 1 या 2 जनरेशन वो पिछड़ गया। मान लीजिए कि आपने जब स्कूल की शिक्षा ली और वहाँ शिक्षा व्यवस्था खराब है, आप तो स्कूल से पढ़ कर निकल गए, कल अगर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी आप वापस अब आप स्कूल में जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि नीतीश कुमार जो स्वयं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है और उस नेतृत्व उनके रहते हुए बिहार के शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, ये उनकी सरकार के कार्यकाल का, कालखंड का सबसे काला अध्याय है, सबसे बड़ी विफलता है।